चर्चा करते हैं पहले सऊदी की, ताकि हम भारत को समझने में आसानी रखेंगे। चर्चा है इस व्यक्ति की जो आपके सामने दिखाई दे रहा है। नाम है इनका खशोगी, जमाल खशोगी। कौन है ये व्यक्ति? असल में ये एक सऊदी का नागरिक था, लेकिन ये अमेरिका के पक्ष में, अमेरिका के एक अखबार है वाशिंगटन पोस्ट, उसके लिए कॉलम लिखा करता था और इस तरह की बातें लिखता था जो कि सऊदी को पसंद नहीं आती थी। यानी कि एक तरह से कहिए वो पत्रकार था जो कि सऊदी के प्रिंस सलमान को पसंद नहीं था। यह पत्रकार 2017 में प्रिंस के डर से छोड़कर सऊदी को अमेरिका जा बसा था। 2017 में यह व्यक्ति सऊदी छोड़ता है, अमेरिका की शरण में जाकर पहुंचता है और वहां बैठकर सऊदी के बारे में कुछ भला बुरा पत्रकारिता में लिखने लगता है। देखिए, अपने यहां लोकतंत्र है, लेकिन सऊदी के अंदर आज भी राजा का ही शासन चलता है। ऐसी स्थिति में इन्हें यह बात बर्दाश्त नहीं थी कि कोई व्यक्ति इनके खिलाफ कुछ भी जाकर कहीं भी लिखे। खैर, घटनाओं का दौर बढ़ता है। खशोगी आखिरी बार इस तस्वीर में देखे जाते हैं। यह तस्वीर है 2 अक्टूबर 2018 की। जगह है तुर्की के अंदर इस्तांबुल के अंदर जिस जगह पर आप इसे देख रहे हैं वो है सऊदी की एम्बेसी या कॉन्सुलेट, जो कि तुर्की में खुला हुआ है। वहां पर जमाल खशोगी देखे जाते हैं आखिरी बार 2 अक्टूबर 2018 को। बाद में पता चलता है कि ये घुसते हुए का फोटो तो मिला, लेकिन निकलते हुए का कभी फोटो नहीं मिला। तमाम सुरक्षा एजेंसीज ने तुर्की के अंदर इस पूरे ऑफिस की सुरक्षा जांच की, लेकिन उन्हें खशोगी का पता तक नहीं चला। कुछ ने कहा कि इन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में चॉप करके बाहर फेंक दिया गया, क्योंकि सऊदी प्रिंस सलमान का इन्हें खत्म करने का आदेश था। ऐसा कौन बोला? अमेरिका की खुफिया एजेंसीज ने आरोप लगाया। 2018 के बाद दौर आता है अमेरिका के 2019 के चुनावों का। एक तरफ ट्रंप थे तो दूसरी तरफ खड़े थे बाइडेन ने अपने चुनावी भाषण में कहा कि जो भी खशोगी की हत्या के जिम्मेदार हैं उन्हें हमारे द्वारा सजा दिलाई जाएगी। आप यहां पर देख सकते हैं, ये चुनाव के प्रचार के दौर की खबर है 2019 की। आपको पता होगा 19 के अंदर जब चुनाव थे तब बाइडेन के द्वारा कहा गया था कि जो भी इस हत्या के लिए जिम्मेदार हैं उन्हें सजा दिलाई जाएगी। सजा दिलाने के नाम पर इन्होंने जो कमिटमेंट 2019 में दिया, इससे सऊदी उसी समय नाराज हो गया था कि हमारे खिलाफ कोई व्यक्ति बोलता है, आप उस देश को सजा देने की बात करते हैं जिसने यह हरकत की है। तो सऊदी के बीच में और अमेरिका के बीच में तल्खी देखी गई। दौर गुजरता गया, 2021 आ गया। 2021 तक अमेरिका द्वारा कोई भी कार्रवाई सऊदी पर नहीं की गई। अमेरिका पर दबाव बढ़ने लगा। अमेरिकी एजेंसीज बाइडेन को बताने लगी कि खशोगी की हत्या के लिए प्रिंस सलमान जिम्मेदार हैं, आप कुछ क्यों नहीं कर रहे। बाइडेन समझ चुके थे कि इनके खिलाफ बोलना पुतिन के नजदीक सऊदी को पहुंचाने जैसा होगा। अमेरिका यह बर्दाश्त नहीं कर सकता था, लेकिन चूंकि बाइडेन खुद भी चुनाव जीतना दोबारा चाहते हैं, 2024 के चुनाव में वापस से संभवतः प्रतिद्वंदी बनकर निकल कर आए, चुनावी कॉन्टेस्टेंट बनकर आए, ऐसी स्थिति में उन्होंने 2022 में अपनी बात को थोड़ा सा डाइल्यूट करने का प्रयास किया। प्रयास में सऊदी लेकिन इस बात से चिढ़ा हुआ था कि आप मेरे भविष्य का निर्णय अमेरिका में बैठकर नहीं कर सकते। हम दुनिया के लिए मायने रखते हैं। मायने कैसे? दुनिया के अंदर तेल पैदा करने वाले देशों में ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, जिसे ओपेक कहा जाता है, उनमें सऊदी एक प्रमुख राष्ट्र है। उनके द्वारा दुनिया में जितना भी तेल का उत्पादन होता है उसे कंट्रोल किया जाता है। ओपेक प्लस देशों में रशिया और ओपेक, यहां पर सऊदी के बीच में यह साठगांठ 2022 के फरवरी में हुई कि जब यूक्रेन वॉर शुरू हुआ, सऊदी ने दुनिया के द्वारा रशिया पर तेल प्रतिबंध लगाए जाने के बाद खुद से यह फैसला लिया कि अब सही समय है अमेरिका को मजा चखाने का। उधर की तरफ रशिया से तेल नहीं मिल रहा था दुनिया के देशों को, और इधर की तरफ सऊदी ने निर्णय लिया कि वो भी तेल का उत्पादन घटाएगा ताकि तेल की कीमतों में इजाफा हो सके। ओपेक कंट्रीज के द्वारा तेल के प्रोडक्शन में कमी होने से दुनिया में तेल की कीमतें बढ़ने लगी। बहुत सारे देश गरीबी की चपेट में आने लगे। कई देश फेल कंट्रीज में शामिल होने लगे, जिनमें से 2 हमारे पड़ोसी भी, श्रीलंका और पाकिस्तान भी शामिल हैं। बढ़ी हुई तेल की कीमतों के चलते जब इकोनॉमीज फेल मारने लगी, अमेरिका को लोग कोसने लगे कि रशिया यूक्रेन वॉर के अंदर तुम्हारे द्वारा दुनिया के देशों को अपने साथ में रखने की जो तुम्हारी क्षमता थी उसे अब चैलेंज मिल चुका है, तुम किसी काम के नहीं बचे हो। इसे सुनकर के अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन हवाई जहाज पकड़कर सऊदी के पास पहुंचते हैं। प्रिंस सलमान के पास जुलाई 2022 में पहुंच करके बाइडेन उनसे तेल उत्पादन बढ़ाने की कहते हैं और कहते हैं कि चिंता मत करिए, हम आपको कुछ ना कुछ तरीके से इम्यूनिटी दे देंगे, आपको कुछ परेशानियां ना हो, हम यह कोशिशें करेंगे।
प्रिंस सलमान चिढ़े बैठे थे। उन्होंने कहा, सॉरी सर, हम आपके किसी भी बहकावे में नहीं आएंगे। आप एक स्वतंत्र राष्ट्र के ऊपर अपनी तरफ से लाइन का निर्णय नहीं कर सकते। और एक तस्वीर बड़ी फेमस हुई कि जब प्रिंस सलमान बाइडेन से मिले तो उस समय पर बाइडेन को उन्होंने हाथ ना मिलाकर मुक्के से इस प्रकार से फिस्ट बैंड को आमने सामने करके मुलाकात की थी, यानी ये दिखाते हुए कि हम टकराने के लिए तैयार हैं। सोचिए, अमेरिकी राष्ट्रपति मनाने के लिए सऊदी आए थे, लेकिन सऊदी ने तेल का उत्पादन बिगाड़ करके अमेरिका को झुकने के लिए मजबूर कर दिया था। इतना पर ही सऊदी नहीं रुका। सऊदी ने चीन को अपनी तरफ आमंत्रित किया। शी जिनपिंग को शाही स्वागत दिया गया। शी जिनपिंग के साथ सऊदी प्रिंस ने बकायदा हैंडशेक किया और हैंडशेक करके उन्हें अपने देश बुलाया। देश बुलाकर शी जिनपिंग और इनके बीच जिस प्रकार से गहराई बढ़ने लगी, अमेरिका को बेचैनी बहुत बढ़ने लगी। अमेरिका को लगा कि सऊदी उनके हाथ से निकल गया। फाइनली अमेरिका ने खशोगी वाला केस साइड में उठाकर रख दिया। प्रिंस सलमान को मनाने के तमाम प्रयास किए जाने लगे, क्योंकि प्रिंस सलमान यदि शी जिनपिंग के पास पहुंच गए तो पुतिन के साथ भी हो जाएंगे और अमेरिका द्वारा एशिया में अपना पूरा वर्चस्व समाप्त होते हुए नहीं देखा गया। ऐसी स्थिति में अमेरिका भारत के नजदीक पहुंचा और यह एक आइकॉनिक फोटो निकल कर आई इस बार के G20 जो सितंबर 2023 में हुआ। दिसंबर 2022 से सितंबर 2023 के बीच जो भी किया वो भारत का प्रयास था। भारत ही सऊदी और बाइडेन को एक दूसरे के नजदीक लेकर आया और यह तस्वीर जिसमें तीनों राष्ट्र एक साथ मिलकर हाथ मिला रहे हैं, यह तस्वीर इस तस्वीर के बाद में बहुत ज्यादा मायने रखती है। जब फिस्ट बम्प के माध्यम से सऊदी और बाइडेन एक दूसरे के आमने सामने कहते हैं ना मुकाबला मंजूर वाली स्थिति कर रहे थे, उसे इस प्रकार से रिप्लेस कर दिया गया, भारत की कूटनीतिक जीत के रूप में से शुमार किया गया। यानी बाइडेन को यह समझ में आ गया था कि यदि सऊदी को साथ लेना है तो भारत की अहमियत को समझना होगा और यही निकला कि भारत से होकर वाया सऊदी इजराइल होते हुए यूरोप का एक आर्थिक गलियारा, एक ट्रेड कॉरिडोर बनाने की घोषणा इसी G20 में कर दी गई।